जितने भी इस्लामिक शरिया में कानून होते हैं उनका जानकार कौन होता है? उनका जानकार होता है काजी। बात समझ में आ गई? एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गया था। चलिएगा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, कल मैंने आपको यहां तक जरूर पढ़ा दिया था। आपको याद होगा कि 1332 और 33 में जो इब्न बतूता था, भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो किस किस की तीर्थ यात्राएं करके आया था? तो पहले वो मक्का गया, ईरान, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के रास्ते के बंदरगाहों की व्यापारिक यात्राएं उसके द्वारा की थी और मध्य एशिया के रास्ते हुए वो भारत आया था। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। ये स्टार मार्क डाल के लिखना है आपको, है ना, डेट। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है कि इब्न बतूता भारत भाई कौन से सन में आया था या कब आया था। ठीक है, अब वो सर्वप्रथम किसके कोर्ट में आया था? तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पर दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। जिसका नाम क्या था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक था। और जो सुल्तान था, सुल्तान ने उसकी विद्वता बोलते हैं बुद्धि से प्रभावित होते हुए, या फिर उसकी इस आज की पीरियड में अगर मैं बोलूं तो स्किल्स को देखते हुए भाई क्या बना दिया गया? तो उसे दिल्ली का क्या बना दिया गया था? काजी या फिर न्यायाधीश। मैंने आपको बताया ना कि मौलवी से एक बड़ी पोस्ट होती है किसकी भाई? काजी की, और काजी को ही न्यायाधीश बोला जाता है। जितने भी इस्लामिक शरिया में कानून होते हैं उनका जानकार कौन होता है? उनका जानकार होता है काजी। बात समझ में आ गई? एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गया था। चलिएगा, आज आरंभ करते हैं बेटा इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। पद चिन्हों का मतलब होता है फुटपाथ, यानी भाई उसके पीछे पीछे किस तरीके से और कारण हुआ करते थे, या फिर कौन कौन और लोग थे जो इब्न बतूता के पद चिन्हों पर चलकर आए थे। तो दबा के एक बार शेयर कर दीजिएगा, हर उस बच्चे तक हमारी क्लासेस पहुंच जानी चाहिए जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है। जिस भी बच्चे को जेएनयू, एएमयू, डीयू, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों में भाई एडमिशन चाहिए तो हमारे यूनिमॉन्क्स के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलिएगा। आपके एडमिशन की 100% गारंटी है, क्योंकि बेटा 2023, ठीक है भाई, क्योंकि 2023 वाला जो आप सेशन उठाकर देखोगे तब आप पाओगे कि हमारा जो सिलेक्शन रेट है या फिर हमारा जो एडमिशन रेट है 100% है। यानी एक भी बच्चा जो भी सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, जो भी यूनिमॉन्क्स के साथ पढ़ रहा है, उसको भाई अच्छी रैंक के साथ जो भी यूनिवर्सिटी उसको चाहिए, और यूनिवर्सिटी में जो भी दिल्ली का कॉलेज उसको चाहिए, अगर बात डीयू की जाए, क्योंकि मेरे और आपके दिलों में धड़कने वाली एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिएगा आप बात करते हैं यहां से। ठीक भाई, एकदम अच्छे से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं 1400 से लेकर 1800 सीई के बीच की। जब बात करें हम तो के बीच भारत में यात्रियों ने फारसी यात्री कई वृत्तांत लिखे हैं। दोबारा से समझिएगा इस लाइन को कि 1400 सीई से लेकर 1800 सीई के बीच में भारत आए यात्रियों ने किसमें? तो फारसी लैंग्वेज में। याद रखिएगा ये भाषा है, ठीक है भाई, फारसी क्या है? एक भाषा है। कई यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, अर्थात अपनी यात्राओं के बारे में लिखा गया है। कब से लेकर कब तक? तो बेटा 1400 एडी से लेकर 1800 एडी के बीच में। अगर बात की जाए कि इनमें सबसे ज्यादा जो फेमस है उसका नाम क्या है, तो इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लेखकों में नाम क्या है बेटा? इसका नाम याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक समरकंदी। नाम क्या है? दोबारा मेरे साथ साथ बोलिएगा। तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने कब? तो 1640 ईस्वी के दशक में किसकी यात्रा की थी? दक्षिण भारत की यात्रा करने वाला ये प्रथम और सबसे प्रसिद्ध लेखक था। दोबारा से समझिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार करेगा एग्जामिनर ना, याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, अगर एग्जामिनर अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है तो आपसे क्या पूछ लेगा? डेट पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको
क्या करना है, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ले जाना है, थोड़ा सा टफ बनाना है ना। अगर अच्छा खासा मूड सही है तो सिर्फ आपसे ये पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की यात्रा कौन से यात्री के द्वारा की गई थी, तो नाम याद रखना है अब्दुल रजाक समरकंदी। कब की गई थी, तो 1640 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यहां तक एकदम क्लीन एंड क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। महमूद वाली बल्खी नाम क्या है, तो महमूद वली बल्खी नाम है इसका। ठीक है, महमूद वली बल्खी नाम इसका है, जिसने 1620 में व्यापक रूप से यात्राएं की। व्यापक का मतलब है बड़े स्तर पर यात्राएं की। ठीक है, बड़े स्तर पर यात्राएं की। तथा शेख हाजिन ने जो 1740 के दशक में कहां आया था, तो नॉर्थ इंडिया में आया था। याद रखिएगा, कहां पर घूमने आया था, तो नॉर्थ इंडिया में घूमने आया था। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछे जाएगा मैच द फॉलोइंग, है ना भाई, मैच द फॉलोइंग, या फिर हिंदी में इनको कहते हैं मिलान, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको कहते हैं मिलान करना। अर्थात आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, जिस प्रकार एनसीईआरटी बोलती है, अगर आपको 200/200 का टारगेट रखना है तो एनसीईआरटी जो कह रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चलना पड़ेगा। नहीं चलना पड़ेगा क्या, चलना पड़ेगा, बिल्कुल भैया। तो आपको क्या क्या याद रखने हैं, जैसे मान लीजिए अब्दुल रजाक समरकंदी के सामने आपको दे दी जाएगा कि 1620 में ये आया था। अब आपको बताना है कि इनकी मैच द फॉलोइंग कैसे कैसे करनी है। यानी जो ए है, एक है वो बी से जाकर मिलेगा, दूसरा डी से जाकर मिलेगा, तीसरा सी से जाकर मिलेगा, या डी एक से जाकर मिलेगा। इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग करने आने चाहिए। और ये जितने भी मैंने आपको राइटर बताए हैं, नंबर 1 क्या है, अब्दुल रजाक समरकंदी कब आया, 1640 में आया, दक्षिण भारत की यात्रा की। महमूद वली बल्खी कब आया, तो 1620 में, इसके द्वारा अच्छे से यात्राएं की गई। और तीसरा आदमी कौन था, तो शेख हाजिन, जो 1740 में। याद रखिएगा इन दोनों में, ये 1640 है, ये 1740 है, तो इसमें 100 सालों का अंतर है। कहीं आप शेख हाजिन और अब्दुल रजाक समरकंदी को आपस में मिला मत देना। ठीक है, एकदम समझ में आया है। अरे बेटा, पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, ऐसी क्लासेस आपको बेटा शेयर करते रहिएगा। आपका एक शेयर ना भाई हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो दबा के शेयर जरूर। चलिएगा, अगला जो राइटर है इसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये कहां से आया होगा, है ना, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। नाम क्या है इसका, नाम है इसका फ्रांसवा बर्नियर। एक किसके रूप में, तो आप इसको याद रख सकते हो एक डॉक्टर के रूप में। डॉक्टर मतलब इस तरीके से कि आपका कोई, जैसे हमारे डॉक्टर होते हैं ना, मोहल्ला क्लिनिक वाले हो गए, या फिर हमारे खुद के जो घरेलू डॉक्टर होते हैं, है ना, घरेलू डॉक्टर जो होते हैं, तो ऐसे आप इसका नाम याद रख लीजिएगा, बर्नियर। और पूरा नाम क्या है, फ्रांसवा बर्नियर। एक विशिष्ट चिकित्सक के रूप में इसको बोला जाता है, एक विशिष्ट चिकित्सक के रूप में। नाम क्या है, फ्रांसवा बर्नियर। चलिएगा, ये कब आया था, तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में, सॉरी ईसा पूर्व में नहीं, लगभग 1500 एडी या फिर सीई में, है ना। ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा सीई और एडी के चक्कर में। ठीक है, सीई यानी कॉमन एरा, बीसीई कर दिया गया है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इस तरीके से इसको कहा जाता है। और एडी मतलब जो अभी चल रहा है, या सीई और एडी एक ही बात है, फिर से बता रहा हूं। ठीक, ओके। तो लगभग ये 1500 ईस्वी में भारत आए। पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय रीति रिवाज और सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि बेटा जो हमारी एंसेंट इंडिया वाला जो काल था, या फिर मैं जैसे कहूं एंसेंट पीरियड था, भाई जो इंडियंस लोग थे, या फिर पूरे के पूरे उपमहाद्वीप, है ना, सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं, कहां से कहां तक लेकर, तो अफगानिस्तान से लेकर और भाई कहां तक, तुम्हारा ये जो आज का म्यांमार है। ठीक है, आज का म्यांमार जो है, भारत के 4 राज्यों से म्यांमार सीमा साझा करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो म्यांमार है भारत के कौन कौन से स्टेटों से सीमा साझा करता है। तो वहां तक वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो क्या था कि जो फ्रांसवा बर्नियर था, ये कब आया, तो ये 1500 ईस्वी में आया।
और पुर्तगालियों के आगमन के साथ आया और इसके द्वारा भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों भाई जो हमारा कल्चर है, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर थे, उन पर इसका विशेष फोकस रहा और इसके द्वारा उसी और धार्मिक प्रथाओं पर विस्तृत वृत्तांत इसके द्वारा लिखे गए। चलिएगा आगे बात करते हैं। आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लीजिएगा, वरना मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप एक एक लाइन को मेरी भाई अपनी कॉपी में रिटन नोट्स आप अच्छे से बना सको। ठीक है भाई। फ्रांसवा बर्नियर से आगे पढ़ते हैं कि उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों, जैसे नाम क्या है, जेसुइट रॉबर्टो नोवेली। ये बेटा आपका पिछले वाले जो 2023 वाला पेपर हुआ था, जो 2023 वाला पेपर हुआ था उसमें ये भाई पूछा गया था। तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया। आप याद रखिएगा कि जो भारतीय टेक्स्ट हुए हैं, भारतीय टेक्स्ट का मतलब क्या है, तो भारतीय टेक्स्ट का मतलब है बेटा बुद्धिज्म से, है ना, जैनिज्म की किताबों से, नंबर 1 बुद्धिज्म से, नंबर 2 जैनिज्म की किताबों से, नंबर 3 जो हमारे वेद हैं। वेद कितने हैं हमारे बेटा? 4 वेद हैं। चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद किसे कंसीडर किया जाता है? तो ऋग्वेद को कंसीडर किया जाता है। एकदम प्रॉब्लम कोई नहीं ना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसका संकलन पूछ लिया जाए कि इसे कब लिखा गया था, तो 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में इसे संकलित किया गया था। किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो गंगा नदी के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा इसे संकलित किया गया था। राइटर नहीं पता है कि कौन राइटर था, किसके द्वारा लिखा गया, ऐसा कोई कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर बात की जाए कि भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में, या फिर मैं ये कहूं कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इंग्लिश भाषा में, है ना, इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो जेसुइट रॉबर्टो नोवेली के द्वारा। ये एकदम याद रखिएगा इस पॉइंट को, है ना। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक नाम आता है जिसका नाम है दुआर्ते बरबोसा। नाम क्या है? तो दुआर्ते बरबोसा, जिसके द्वारा, दोबारा से समझिएगा, ये जो रॉबर्टो नोवेली है इसके द्वारा क्या किया गया, तो जो इंडियन टेक्स्ट हुआ करते थे या फिर जो एंसेंट इंडियन टेक्स्ट हुआ करते थे उनको कन्वर्ट किया गया था कौन सी भाषा में? तो यूरोपीय भाषा में। ठीक है। अब इनमें से भी अगर यूरोप की ही बात कर रहा हूं मैं, तो यूरोपीय लेखकों में से एक और नाम है जिसका नाम है दुआर्ते बरबोसा। नाम क्या है बेटा? दोबारा से बोलिए मेरे साथ साथ, दुआर्ते बरबोसा है, जिसके द्वारा या जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण लिखा है। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की संख्या क्या होने लगी? तो बढ़ने लगी। ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए कि दुआर्ते बरबोसा कहां का था, तो यूरोपीय लेखक था। जिसने कहां की यात्राएं की थी? तो बेटा याद रखिएगा, इसके द्वारा विस्तृत रूप से साउथ इंडिया, कहां की? तो दक्षिण भारत की यात्रा अच्छे से की थी। और जैसे जैसे भाई क्या बढ़ता गया, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, तो जो भारत में आने वाले क्या थे? डच थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, उनकी संख्या क्या हुई? लगातार बढ़ती गई। क्या हुआ? लगातार बढ़ती गई। शाबाश मेरे लाल, मेरे पीलो, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, एक बार फिर से दबा के बोलिएगा कि भाई हाँ, हमें यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, एक हथौड़ा लीजिए, उसको जोर से मार दीजिए इस तरीके से, ताकि आपका फोन तो ना फूटेगा, मुझे पक्का पता है, लेकिन सब्सक्राइब चैनल जरूर हो जाएगा, ताकि हर एक क्लास जो आएगी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए, है ना। नोटिफिकेशन आता है ना कि ये क्लास आ गई है हमारी। तो आपको क्या करना है, मैंने आपसे एक ही चीज कही है, जहां आप लोग किसी भी पेड कोर्स को खरीदने के लिए, है ना, किसी भी पेड कोर्स को खरीदने के लिए आप लोग 3 से 5-5 हजार रुपए जो खर्च कर रहे हैं, आप मेरे कहने से मात्र 200 रुपए खर्च कीजिए। 200 रुपए में क्या होगा? कॉपी पेन लेके आइए अच्छी अच्छी, और जो भी मैं यहां पर लिखा रहा हूं उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। आपके 200/200 किसमें बेटा? हिस्ट्री डोमेन के अंदर। किसमें? तो हिस्ट्री डोमेन के अंदर 200/200 कहीं नहीं जाने वाले, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से और कई यात्री हैं, जैसे इतावली के चिकित्सक, नाम क्या है बेटा? नाम है इसका मनुकी। नाम क्या है?
नाम है इसका मनुकी। कहां से आया था? तो बेटा ये इटली से आया था। कहां से आया था? ये इटली से आया था। ठीक है, ये ध्यान और रखिएगा कि इटली से आने के बाद ये बंदा कभी भी भारत से गया ही नहीं, यहीं पर रह गया था। ठीक है, वापस कभी गया नहीं और भारत में ही बसकर रह गया। फ्रांस का रहने वाला। अब जहां से मैंने स्टार्ट किया था ना, फ्रांसवा बर्नियर, है ना, जहां से मैंने ये स्टार्ट किया था आपको कि फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक के रूप में, तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक के और राजनीतिक किसके, दोबारा से समझिए, फ्रांस का रहने वाला कब आया था? तो ये 1500 सीई के आसपास भारत में आया। इसका मेन फोकस कार्य क्या था या मेन फोकस काम क्या था? ये एक डॉक्टरेट के रूप में या डॉक्टर के रूप में, नंबर सेकंड राजनीतिक यानी विशेषज्ञ पॉलिटिक्स के रूप में, दार्शनिक यानी फिलॉसफी के रूप में, तथा हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार के रूप में ये विद्वान था। देखिए कितना काम कर रहा है फ्रांसवा बर्नियर। नंबर एक, विशिष्ट चिकित्सक के रूप में, भाई जानकारी थी बंदे को, फिलॉसफी के बारे में भी जानकारी थी यानी दार्शनिक के रूप में, अपने आप में हिस्टोरियंस भी हुआ करता था ये। ठीक है, और क्या था? और पॉलिटिकल एनालाइज, भाई पॉलिटिकल एनालाइज बोलते हैं उनको जो कि राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, है ना, हिंदी का टर्म है राजनीतिक विश्लेषण करने वाले, अर्थात जो राजा, किंग या बादशाह, सुल्तान वगैरह जो भी कुछ होता है। जैसे कि आज एक एग्जांपल लेकर समझिएंगे हम लोग कि कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है ना, दो ही लोगों में राजनीतिक शक्तियां निहित होती हैं, आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है। अब जो उसके एडवाइजर होते हैं, कौन, किसके, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जो एडवाइजर होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? वही लोग कहलाते हैं राजनीतिक विश्लेषण। बात समझ में आई? एकदम क्लियर हुआ पॉइंट? चलिएगा, तो इसके द्वारा क्या कहा गया है कि ये क्या था? चिकित्सक था यानी डॉक्टर, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था, और कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में किसकी तलाश में आया था? तो अवसरों की तलाश में आया था। किसकी तलाश में आया था? अवसरों की तलाश में आया था। आपदा में अवसर नहीं, मतलब अवसरों की तलाश में कि यार मैं मतलब एकदम परफेक्ट आदमी हूं, मुझसे डॉक्टरेट मुझसे आती है, फिलॉसफी मुझसे आती है, राइटर मैं हूं, हिस्टोरियंस मैं हूं। तो चलिए देखते हैं कि एक बार मुगल साम्राज्य, बिकॉज, है ना, क्योंकि मुगल साम्राज्य दैट टाइम, इस टाइम पर मुगल साम्राज्य भाई भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, एम्पायर हुआ करता था। बात समझ में आ गई? इसीलिए लोग कहां से आ रहे हैं? लोग फ्रांस से आ रहे हैं। और अब हम लोग क्या सोचते हैं कि कैसे भी करके यार कहीं ना कहीं यूरोप में कोई नौकरी मिल जाए। नहीं भाई साहब, हम पहले से ही अच्छे खासे लोग थे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा है कि जिसके द्वारा, खास तौर से जो टाइम पीरियड रहा है 1757 से, कब से लेकर? तो बैटल ऑफ प्लासीज के बाद, और कब तक? तो 1947 तक हमें अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा कच्चा माल था, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, उसको अपने देश में ले जाकर और हमसे ही धन कमाया गया, है ना। बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई जो हमारा ही जूता और हमारे ही सर पे मार दिया गया उन लोगों के द्वारा। लेकिन जब से वो लोग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विद्यमान है। ठीक है, यानी हम लोगों ने तरक्की की है। हमने जो अपना क्या बनाया था, संविधान बनाया था, हम उस पे चल रहे हैं। चलिएगा अब आगे बात करते हैं। तो क्या था कि मुगल काल में या मुगल साम्राज्य में ये अवसरों की तलाश में आया था। कहा जाता है कि 1556 से लेकर 1568 ईस्वी तक, कब से लेकर कब तक? तो 1556 से लेकर 1568 तक, यानी करीब करीब 12 से 13 साल। कितने? तो 12 से 13 वर्ष तक ये क्या रहा? तो ये भारत में रहा। और मुगल बादशाह शाहजहां, दोबारा से नाम लीजिए मेरे साथ, शाहजहां। अब एक बार मुगल काल के सारे जो राजा हुए हैं, किंग हुए हैं, बादशाह हुए हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं। चलिएगा देखो, तो नंबर पहला बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, नंबर सेकंड हुमायूं, जल्दी से बताइएगा। नंबर थर्ड अकबर, नंबर फोर्थ कौन है बेटा? जहांगीर। नंबर फोर्थ कौन है?
जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब नाम क्या है औरंगजेब। यहां तक आपको अच्छे से याद रखना है। और औरंगजेब के बाद हालांकि पता है मुझे और मैं बता देता हूं, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकंड वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे थे। और लास्ट अगर रूलर आपसे मुगल काल का पूछ लिया जाए तो बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है भाई, 11 मई 1857 की क्रांति, वैसे 10 मई को शुरुआत हुई थी, 11 मई सुबह सुबह ये लोग कहां गए थे, ये लोग दिल्ली में आ गए थे, है ना। मैं आपको सिर्फ इतना बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1556 से लेकर 1568 ईस्वी तक भारत में रहा और मुगल बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है बड़ा पुत्र, यानी जो परिवार में सबसे बड़ा पुत्र होता है ना। तो अगर आप में से कौन कौन ज्येष्ठ पुत्र है और कौन कौन अनुज पुत्र है, अनुज का मतलब होता है छोटा पुत्र, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। तो ज्येष्ठ पुत्र नाम क्या था बेटा, जिसका नाम था धारा शिको, जिसका नाम क्या था, धारा शिको के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मी न्यायी और अमीर दानिशमंद, दोबारा से समझिएगा कि धारा शिको के चिकित्सक के रूप में रहा और बाद में क्या रहा कि मुगल दरबार के एक आर्मी न्यायी अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी। भाई जब जाहिर सी बात है बंदा राजनीतिक है, चिकित्सक है, दार्शनिक है, इतिहासकार है, तो भाई जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा, है ना, एकदम रहेगा ही रहेगा। याद क्या रखना है, याद आपको एक और रखना है कि ये किसके चिकित्सक के रूप में रहा था, तो धारा शिको के चिकित्सक के रूप में रहा था और बाद में किसके साथ रहा, तो दानिशमंद खान, ये नाम याद रखना है। ये भी एक बुद्धिजीवी हुआ करता था भाई, ठीक है, बुद्धिजीवी हुआ करता था, दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में इसके द्वारा काम किया गया, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं, चलिए, इब्न बतूता और भारतीय शहर, क्या बताता है हमें इब्न बतूता, क्या बताता है हमें इब्न बतूता भारतीय शहरों के बारे में, खासकर ये किसके बारे में बताएगा बेटा, तो सबसे समृद्ध शहर इसके द्वारा कौन सा शहर बताया गया, तो दिल्ली इसके द्वारा सबसे समृद्ध शहर उस टाइम पर बताया गया था, ठीक है। एकदम जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं 1 मिनट। चलिए क्या बताया गया, इब्न बतूता कहता है कि इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों, देखिए फिर से दोबारा इस लाइन को पढ़िएगा कि इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप का मतलब यहां भारत से है, ठीक है। तो इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों के, व्यापक का मतलब होता है बड़ा, अवसरों का मतलब होता है एक दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाना, है ना, तो अवसरों से भरपूर पाया, जिनके पास आवश्यक इच्छा साधन, जिनके पास क्या था, आवश्यक इच्छा साधन तथा कौशल था, उनके लिए भरपूर था। अब इसके द्वारा इब्न बतूता के द्वारा क्या बताया गया है कि संचार, संचार का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब होता है आवागमन, है ना। संचार का मतलब क्या होता है, 2-3 तरह के संचार होते हैं। संचार साधन का मतलब एक तरीके से बेसिक रूप में ये समझिए कि उस समय पर, किस समय की बात कर रहा है इब्न बतूता, जिस समय आया है, कब आया है इब्न बतूता, तो 14वीं शताब्दी में कहूं मैं, या फिर 1333 में। कब बेटा, डेट एकदम फिक्स याद होनी चाहिए आपको, है ना। तो 1333 ईस्वी में मध्य एशिया के रास्ते कहां पहुंचा था इब्न बतूता, इब्न बतूता पहुंचा सिंध, जहां उसने क्या सुन रखा था, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था। अब क्या हो रहा है कि इसके द्वारा संचार बताया गया है कि संचार की यानी आवागमन की एक अनूठी प्रणाली, यानी एक हटकर जो प्रणाली हुआ करती थी वो कौन सी प्रणाली थी या किस तरीके से वो काम किया करते थे, ठीक है। तो व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। राज्य का मतलब यहां पर है भाई आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो राज्य चलाया जा रहा था, या फिर दिल्ली के अंदर जितना भी क्षेत्र आया करता था। समझ में आ रही है, एकदम पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, बिल्कुल भाई, है ना। तो व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी ये पॉइंट याद रखिए कि लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय, सराय का मतलब क्या होता है, सराय का मतलब होता है एक चबूतरा टाइप, है ना, चबूतरा प्रकार का बना होना, ऐसे समझिए, है ना। चबूतरे प्रकार के जो होते हैं, यानी
बैठने के लिए जो जगह होती हैं या फिर अपना सामान रखने के लिए जो जगह होती हैं उनको बोलते हैं हम सराय। समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना बेटा? चलिएगा, है ना। या विश्राम गृह स्थापित किए गए थे किसके लिए? तो व्यापारियों के लिए। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है, द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, है ना। संचार की अनूठी प्रणाली आपने पढ़ ली। इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि व्यापारिक प्रोत्साहित करने के लिए जो राज्य हुआ करता था, जो स्टेट हुआ करता था, जो बादशाह का एरिया हुआ करता था, उसके द्वारा बंदरगाहों पर या फिर व्यापारिक मार्गों पर क्या बनाए गए थे बेटा? तो सराय और विश्राम गृह बनाए गए थे। इतनी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। तो डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता के द्वारा किस प्रकार किया गया है? तो देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता? मेरे द्वारा नहीं, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। वो कह रहा है कि 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। कितने प्रकार की व्यवस्था थी? तो 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है या थी। अश्व डाक व्यवस्था, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व का मतलब क्या होता है बेटा? घोड़ा। घोड़ा हिंदी शब्द है, अश्व संस्कृत शब्द है, ठीक है। अश्व क्या है? संस्कृत शब्द है और घोड़ा हिंदी शब्द है। तो भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है या थी। नंबर 1 अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? जिसे उलूक। भाई पहली डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? पहली डाक व्यवस्था को उलूक डाक व्यवस्था कहा जाता था, जो किस पर चलती थी? जो अश्व पर चलती थी, जो घोड़े पर चलती थी, है ना। समझ में आ रहा है ना? जिसे उलूक कहा जाता था हर 4 मील की दूरी पर। कितने मील की दूरी पर? तो 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा ये चालित होती थी। किसके द्वारा? तो राजकीय घोड़ों के द्वारा ये चालित हुआ करती थी। और पैदल डाक व्यवस्था दूसरी क्या थी बेटा? तो पैदल डाक व्यवस्था, ये सेकंड है, याद रखिएगा। जो पैदल डाक व्यवस्था है, ये कौन सी व्यवस्था हुआ करती थी? ये पैदल डाक व्यवस्था हुआ करती थी। और इसी को क्या कहा जाता था? इसको दावा कहा जाता था। अगर आपको दिखाई ना दे तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इसको क्या कहा जाता था? इसको दावा कहा जाता था। किसको दावा कहा जाता था? तो जो पैदल डाक व्यवस्था थी, जो एक जगह से चिट्ठी दूसरी जगह कैसे लिया जाते थे? तो पैदल लेके जाया करते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था कि प्रति 3 मील अवस्थान होते थे, यानी प्रति मील 3 अवस्थान, यानी 1 मील में कितने रुकने के स्थान कितने बेटा? तो 3 हुआ करते थे, ठीक है भाई। एकदम अच्छे से समझ में आया। इब्न बतूता डाक जो व्यवस्था का वर्णन करता है, तो भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था हुआ करती थी? 2 प्रकार की हुआ करती थी। नंबर 1 अश्व डाक व्यवस्था, नंबर 2 पैदल डाक व्यवस्था। केवल इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है भाई। यहां तक एकदम, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों को यहां से आगे बेटा कल कराऊंगा, और कल क्लास ये वाला जो चैप्टर है, यानी पहली जो थीम फर्स्ट बुक है हमारी, थीम फर्स्ट जो बुक है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। उसके चारों के चारों चैप्टर मैंने यहां पर आपको करा दिए हैं, ठीक है भाई। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।